हेलो प्यारे बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अमित सर की इस बढ़िया सी क्लास में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, फिट हैं, फाइन हैं और चकाचक हैं, टकाटक हैं, ललन टॉप हैं। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं हमारा चैप्टर चल रहा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। वैसे मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग तो है, पर प्यारे बच्चों ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी एग्ज़ाम में। अब होता ये है कि 9th क्लास में जो एग्ज़ाम होते हैं वो स्कूल अपने अपने हिसाब से होते हैं, कहीं पर थोड़ा पहले हो जाते हैं, कहीं पर थोड़ा बाद में होते हैं, और स्कूल में टीचर्स अपने हिसाब से पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं वो क्या पूछे जाते हैं, जैसे यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा क्या है, उसका कथन क्या है, आप लिखिए। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्ले फेयर की अभिग्रहित क्या है, वो लिखिए। तो इस तरह के जो सवाल हैं उनको आज हम लोग देखने वाले हैं और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों कि आज हम लोग क्या सीखेंगे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक तो यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है, ठीक है, यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के समतुल्य रूपांतरण। और दूसरी चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्रमेय नंबर, कौन सी प्रमेय? प्रमेय नंबर 5.1। तो ये दो चीज़ें आज हम मेन रूप से, मुख्य रूप से सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों रिवीजन बहुत ज़रूरी है, तो रिवाइज़ कर लेते हैं। देखिए क्या होती है अभिग्रहित, क्या होती है अभिधारणाएं। मैं एक बार आपको सारी जो अभिग्रहित हैं वो रिवाइज़ करा देता हूँ। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अभिग्रहित और अभिधारणाएं क्या होती हैं। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं, जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं, इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। अब देखिए अभिग्रहित जो होती हैं और अभिधारणाएं जो होती हैं ये इन्हें पहले से ही सिद्ध माना गया है, इन्हें हमें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यूक्लिड की अभिग्रहित के बारे में बात करूं तो जो पहली अभिग्रहित है बच्चों वो ये है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों परस्पर बराबर होती हैं। दूसरी अभिग्रहित है यूक्लिड की कि अगर हम बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो क्या होता है, योग भी बराबर होता है। फिर तीसरे नंबर की अभिग्रहित है यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। ये 3 अभिग्रहित हो गई। चौथी अभिग्रहित है यूक्लिड की कि वे वस्तुएं जो परस्पर क्या होती हैं, संपाती होती हैं, परस्पर क्या होती है, बराबर होती हैं। फिर 5वें नंबर की अभिग्रहित है यूक्लिड की कि प्रत्येक पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है। ये 5 अभिग्रहित हो गई यूक्लिड की। अब छठी अभिग्रहित, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की दोगुनी हो परस्पर क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर 7वें नंबर की अभिग्रहित आती है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु की आधी हो परस्पर आधी होती हैं। इसके लिए मैंने आपको दाल चावल और चीनी वाला एग्जाम्पल दिया था, तो वही वाला एग्जाम्पल यहाँ पर सबसे सही रहेगा समझने के लिए। वैसे जो यूक्लिड की अभिग्रहित हैं वो ज़्यादातर प्यारे बच्चों बीजगणित में यानी कि अलजेब्रा में यूज़ होती हैं, और जो अभिधारणाएं हैं उनका प्रयोग ज्यामिति में यानी कि ज्योमेट्री में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं कि प्रमेय क्या होती है। तो बेटा प्रमेय वे कथन हैं जिन्हें परिभाषाओं के द्वारा, अभिग्रहितों के द्वारा और अभिधारणाओं के द्वारा पहले से सिद्ध किए गए कथनों और निगमन तर्कण द्वारा सिद्ध किया जाता है। मतलब प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, लेकिन किसकी हेल्प से किया जाता है? अभिग्रहित की हेल्प से किया जाता है, अभिधारणाओं की हेल्प से किया जाता है। हम इसको क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि प्रमेय पहले से ही सिद्ध होती है, प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, लेकिन किसकी हेल्प से? अभिग्रहित, परिभाषा और अभिधारणा, इन सब चीज़ों की हेल्प से किया जाता है। और जो निगमन तर्कण हैं उससे, लॉजिकल जो चीज़ें हैं उनको लगा करके हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं अभिधारणाओं की। तो यूक्लिड जी ने हमें कई सारी अभिधारणाएं बताई हैं और जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ भी होती हैं। जैसे पहली जो अभिधारणा है यूक्लिड की, उसके बारे में बात की जाए कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सरल रेखा खींची जा सकती है।
या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो अलग अलग बिंदु हैं तो उन दो बिंदुओं से एक अद्वितीय यानी कि यूनिक लाइन खींची जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है, ये दो बिंदु हैं, तो इन दो बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? इन दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। इसको हम कहते हैं अद्वितीय रेखा। अद्वितीय का मतलब होता है बेटा जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई ना हो, जिसके जैसा दूसरा दुनिया में कोई ना हो, यानी कि बिल्कुल यूनिक, है ना, जो बिल्कुल यूनिक है। अब जैसे ताजमहल की बात की जाए तो भाई ताजमहल के जैसा दूसरा दुनिया में और कोई नहीं है ना। ताजमहल जो है अनोखा है, बिल्कुल यूनिक है, एक ही है, उसके जैसा दूसरा दुनिया में और कोई नहीं है। तो बिल्कुल वैसे ही दो बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा जा सकती है, एक यूनिक, एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। इसके अलावा कोई और दूसरी रेखा नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये तो थी हमारी अभिधारणा नंबर 1। अब बात करते हैं अभिधारणा नंबर 2 की। तो अभिधारणा नंबर 2 ये है कि एक जो शांत रेखा है, शांत रेखा उसे कहते हैं बेटा जिसकी लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है। वैसे रेखा की लंबाई फिक्स नहीं होती, लेकिन अगर कोई ऐसी रेखा है जिसकी लंबाई फिक्स है ना, जिसकी लंबाई निश्चित है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसे हम रेखा नहीं, उसे फिर हम क्या कहते हैं? उसे फिर हम रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड का मतलब है रेखा का खंड, खंड का मतलब होता है हिस्सा, यानी कि एक लाइन का हिस्सा जो है, एक लाइन का टुकड़ा जो है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? शांत रेखा कहते हैं, और इसे हम रेखाखंड भी कहते हैं। तो अब ये कह रहे हैं, अब जैसे मान लो कि एक रेखाखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप जानते हैं कि भाई रेखाखंड में क्या होगा? एक शुरुआती बिंदु भी होगा और एक अंत बिंदु भी होगा। शुरुआती बिंदु जहाँ से शुरू हो रही है लंबाई, अंत बिंदु जहाँ पर उसकी लंबाई खत्म हो रही है। तो मान लीजिए कि ए से लेकर के बी तक है। कहाँ से कहाँ तक है? मान लीजिए ए से लेके बी तक है। अब ये जो आपका रेखाखंड है ए से लेके बी तक, तो इस रेखाखंड को आप दोनों ओर से अनिश्चित रूप से, अनिश्चित रूप का क्या मतलब है बेटा? अनिश्चित रूप का मतलब है कि आप जितनी मर्जी चाहे उतना, है ना, आपको किसी ने बांधा नहीं है, इधर से जितना मर्जी चाहे उतना और बाईं तरफ से भी जितना मर्जी चाहे उतना आप क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो, विस्तृत कर सकते हो। विस्तृत करने का मतलब है कि उसे हम बढ़ा सकते हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको बी बिंदु से लेके आगे की तरफ दाईं तरफ जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ा दूं, हाँ बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको ए बिंदु से लेके बाईं तरफ जो है 10 सेंटीमीटर बढ़ा दूं, बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसी का मन करता है कि वो 1 मीटर तक बढ़ा दे, बढ़ा दो भाई। किसी का मन कर रहा है कि वो 50 किलोमीटर तक बढ़ा दे, तो वो बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर उन्होंने बोला है कि आप इसे अनिश्चित रूप से विस्तृत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। लेकिन इस रेखाखंड को हम ए बी ही कहेंगे। बाकी इसे आप कहीं से भी कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, चाहे इसे जितना मर्जी चाहे इधर बढ़ा दो, चाहे जितना मर्जी इधर बढ़ा दो। ये है यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 2। अब जब हम यूक्लिड की बातें पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये इन्होंने हमें क्या ही बताया, ये तो हमें पहले से ही पता था, है ना, कौन सी इन्होंने हमें नई बात बता दी। लेकिन बेटा ये बातें आपको पता ही तब चली हैं जब इन्होंने हमें बताई हैं। ठीक है, हमें पहले से ये बातें नहीं पता थी, किसी ने इन बातों पर गौर नहीं किया था, किसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यूक्लिड जी महान गणितज्ञ थे, उन्होंने इन बातों पर ध्यान दिया और हमें बताया, और फिर आज हम उन बातों को पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद बच्चों बात करते हैं अभिधारणा नंबर 3 की। तो अभिधारणा नंबर 3 क्या है? किसी केंद्र और किसी त्रिज्या को लेकर केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप मान लीजिए प्रकार लेते हैं और उस प्रकार में कुछ दूरी ले लेते हैं और एक बिंदु पे रख करके वृत्त खींचना शुरू करते हैं, तो अब मैं अगर आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहता हूं, और वो एक्सपेरिमेंट ये है प्यारे बच्चों कि मान लीजिए आप केंद्र जो है, यानी कि जो प्रकार की नोक है, उस प्रकार की नोक को आप बदलते नहीं हैं। प्रकार की नोक जहां पर है वहीं पर रहती है। ठीक है, प्रकार की नोक जहां है वहीं रहती है। ठीक है, और जो प्रकार में आपने दूरी ली है उस दूरी को भी आप नहीं बदलते हैं, तो फिर क्या होगा? अब आप बार बार जो है वृत्त खींचते चले जा रहे हैं, तो एक ऐसा भी टाइम आएगा बेटा कि जो आपका पेज है, जिस कॉपी पर आप वो वृत्त बना रहे हो, वो पेज फट जाएगा।
ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने केंद्र की स्थिति नहीं बदली, जो प्रकार की नोक थी वो आपने वहीं पर रखी, और जो प्रकार में आपने दूरी ली थी वो भी आपने नहीं बदली। तो जब तक आप केंद्र की स्थिति नहीं बदलेंगे या त्रिज्या को नहीं बदलेंगे, तब तक आपको वही सेम बार बार वृत्त मिलता जाएगा, और उसे हम केवल एक ही वृत्त काउंट करेंगे, उसे हम 50 वृत्त काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर मान लो आप चाहते हो कि आपको कोई नया वृत्त मिले, कोई दूसरा वृत्त मिले, तो इसके लिए बच्चों 3 कंडीशन है, और वो 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है कि या तो आप केंद्र को बदल दो, जहां पर आपने पहले केंद्र लिया था अब वो केंद्र ना लेकर के कोई दूसरा केंद्र ले लो। दूसरी कंडीशन ये है प्यारे बच्चों कि या अब तो आप क्या करो कि त्रिज्या बदल दो, केंद्र भले वही रहे तो रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो त्रिज्या को बदल दो। अब अगर आप त्रिज्या भी नहीं बदलते हो, केंद्र भी नहीं बदलते हो, तो एक काम करो, दोनों को बदल दो, है ना भाई। मन नहीं कर रहा कि सिर्फ एक चीज को बदलें, तो भाई दोनों को बदल दो, केंद्र और त्रिज्या दोनों को बदल दो। अगर आप दोनों बदल देते हो तो भी आपको एक नया वृत्त मिलेगा, पर अगर आपने केंद्र नहीं बदला, अगर आपने त्रिज्या नहीं बदली, तो आपका वृत्त भी नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखें, आपको बार बार वही वृत्त मिलता जाएगा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि किसी केंद्र और किसी त्रिज्या को लेकर एक वृत्त खींचा जा सकता है, उससे ज़्यादा वृत्त आप नहीं खींच सकते। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ये एक केंद्र ले लिया, ये मैंने एक केंद्र ले लिया, और मैंने एक ये त्रिज्या ले ली इतनी। अब इतनी दूरी पर जितने भी बिंदु हैं उन सबको मिलाते हुए मैंने क्या करा, एक वृत्त बना दिया। अब अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोई और दूसरा वृत्त मिले, तो या तो मुझे केंद्र की स्थिति को बदलना पड़ेगा। पहले मैंने यहाँ ले रखा था, अब मैंने यहाँ पर ले लिया केंद्र, और मैंने त्रिज्या उतनी ही रखी जितनी पहले थी, लेकिन अब देखो अब मुझे एक नया वृत्त मिल जाएगा। ये देखो अब मुझे एक नया वृत्त मिल गया। या मैं क्या कर सकता था बेटा, या फिर मैं ये कर सकता था कि केंद्र को वही रहने देता, त्रिज्या को बदल देता। समझ रहे हो, केंद्र वही रहता बट त्रिज्या को बदल देता। मान लो पहले 5 सेंटीमीटर मैंने त्रिज्या ली थी, अब मैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लूँ, मैं ये भी कर सकता था। तो मान लो कि ये है केंद्र, और पहले मैंने इतनी त्रिज्या ली थी, अब मैं केवल इतनी त्रिज्या ले लेता। कितनी भाई? केवल यहाँ से यहाँ तक, और इसको इस तरीके से एक वृत्त जो है बना देता, जबकि पहले मुझे ये वाला वृत्त मिल रहा था इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप केंद्र नहीं बदलेंगे, अगर आप त्रिज्या नहीं बदलेंगे, तो आपको बार बार वही वृत्त मिलता चला जाएगा। चलिए, ये थी अभिधारणा नंबर 3। कौन सी अभिधारणा थी? ये तीसरी अभिधारणा। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अभिधारणा नंबर 4 की। अब आपको पता चल चुका है कि अभिधारणाएं वो होती हैं, ये ऐसे कथन होते हैं, ये ऐसी परिकल्पनाएं होती हैं जिन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते, ये स्वयं सिद्ध होती हैं, यानी कि ये खुद में ही सिद्ध हैं, इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनको सच मान लिया गया है। समझ रहे हो? चलो, अब अभिधारणा नंबर 4 का कथन है, सभी समकोण जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखो, हमने कितने सारे समकोण त्रिभुज बनाए हैं, हमने कितने सारे समकोण त्रिभुजों के बारे में पढ़ा भी है ना। तो उसमें जो कोण 90 डिग्री होता है उसे ही तो हम समकोण कहते हैं। अब चाहे भुजाएं भले 3, 4, 5 हो, चाहे भुजाएं 6, 8, 10 हो, चाहे भुजाएं 5, 12 और 13 हो, समकोण तो वही रहेगा, 90 डिग्री का कोण तो वही रहेगा, वो तो नहीं बदलेगा, है ना। तो बस जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ कितनी कितनी हैं, जिसकी भुजाओं की जो लंबाइयाँ हैं वो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर हैं। जैसे एक की भुजा 3 है, दूसरी 4 हो गई, तो ये 5 हो गई। फिर एक समकोण त्रिभुज ऐसा भी है जिसकी भुजाएं कितनी कितनी हैं, 6, 8 और 10 सेंटीमीटर हैं। भाई ये हो गई मान लीजिए 8 सेंटीमीटर, ये हो गई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, और ये हो गई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर। तो एक त्रिभुज ऐसा भी है जिसकी भुजाएं 3, 4, 5 सेंटीमीटर है, और एक त्रिभुज ऐसा भी है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 सेंटीमीटर है, और एक त्रिभुज ऐसा भी है जिसकी भुजाएं कितनी हैं, जिसकी जो भुजाएं हैं वो 5, 12 और 13 सेंटीमीटर हैं। अब क्योंकि ये तीनों ही क्या है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज है। क्यों कह रहे हैं समकोण त्रिभुज? क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रही है। अगर आप देखेंगे तो इन तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय बहुत आराम से लग रही है। ठीक है,
और तीनों के तीनों त्रिभुजों में एक एक कोण कितने कितने डिग्री का है, 90-90 डिग्री का है। तीनों के तीनों त्रिभुजों में एक एक कोण 90-90 डिग्री का है, इसलिए हम इसे तीनों को समकोण त्रिभुज कह रहे हैं। तो बच्चों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस त्रिभुज की भुजाएं छोटी हैं या इस त्रिभुज की भुजाएं बड़ी हैं, कोण तो सब में 90-90 डिग्री का है। कोण तो तीनों ही त्रिभुजों में 90-90 डिग्री का है और 90 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का कोण यानी समकोण। और वो यही बोल रहे हैं, यूक्लिड जी यही बता रहे हैं कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई रेखा है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोई रेखा, और उस रेखा पर आप क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास कोई रेखाखंड है और इस रेखाखंड पर आप लंब डालते हैं। तो बेटा लंब डालने का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण। अगर आप लंब डालते हैं तो लंब डालने का मतलब भी तो क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये बात आप जानते हैं कि लंब डालने का मतलब भी क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका समकोण हो गया, ठीक है, ये भी आपका समकोण है, ये भी आपका समकोण है, ये भी आपका समकोण है, सब समकोण है, सब 90-90 डिग्री के कोण हैं और सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक है, सभी आपस में क्या है प्यारे बच्चों, बराबर हैं। तो ये वाली चीज सबको समझ में आ गई, यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर है, सबको समझ में आ गया कि यूक्लिड की चौथी अभिधारणा क्या है। बेटा जी एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। यूक्लिड ने पहली अभिधारणा बताई है कि दो अलग अलग बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा है कि अगर आपके पास एक शांत रेखाखंड है तो उसे आप अनिश्चित रूप से विस्तृत कर सकते हैं, यानी कि आप उसे बढ़ा सकते हैं। फिर तीसरी अभिधारणा है कि एक केंद्र और एक त्रिज्या लेकर के आप केवल और केवल एक वृत्त खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खींच सकते। और चौथी अभिग्रहित है, चौथी जो अभिधारणा है वो ये है कि सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये चारों की चारों अभिधारणाएं हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और एग्जाम में भी सीधा सीधा पूछ ली जाती है कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, बताइए कौन सी अभिधारणा है। तो प्यारे बच्चों आपको अभिधारणा का नंबर भी याद होना चाहिए कि यह अभिधारणा नंबर 4 है। ये चौथी अभिधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे अभिधारणा नंबर 5 की। तो पांचवी अभिधारणा क्या है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, आपके पास दो लाइन है, दो रेखाएं हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर क्या है, एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा जो है वो इस तरीके से है कुछ, ये दो रेखाएं हैं। अब ये कह रहे हैं कि दो सीधी रेखाओं पर एक रेखा क्या होती है, गिरती है। तो लो मैंने क्या किया, एक रेखा को गिरा दिया इन दोनों रेखाओं पर। अब जैसे ही ये तिर्यक रेखा इस पर गिरी, इसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। तो जब दो रेखाओं पर एक तीसरी रेखा गिरती है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, अंतः कोण बनते हैं। कैसे कोण बनते हैं, अंतः कोण बनते हैं, और वो भी दो। इस प्रकार बनाएं कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर, अब देखो दो अंतः कोण बनेंगे, एक इधर की तरफ बन जाते हैं, एक ही तरफ के, और एक इधर की तरफ भी बनते हैं, जैसे ये वाला है और ये वाला है। तो वो कह रहे हैं कि जिस ओर एक ही अंतः कोण बनते हैं, है ना, उनका योग जो होता है, यानी कि जब हम उनको जोड़ते हैं तो वो मिलकर दो समकोणों से कम होता है। अच्छा, अब दो समकोणों का क्या मतलब है भैया जी, एक समकोण का मतलब तो 90 डिग्री है, तो फिर दो समकोणों का मतलब कितना हुआ, क्योंकि एक समकोण का मतलब है 90 डिग्री, तो भाई दो समकोणों का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा में 90 डिग्री, इसका मतलब 180 डिग्री। 2 गुणा 90 डिग्री मतलब 180 डिग्री। तो यानी कि अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ता हूं, इसको नाम दे देते हैं 1 और 2, यानी अगर मैं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 को जोड़ता हूं और इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 180 डिग्री से कम मिलता है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दो समकोणों से कम मिलता है इनका योग, 180 से कम मिलता है, तो फिर क्या होगा, वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, फिर से वही वाली बात है, अनिश्चित रूप से बढ़ाने का मतलब क्या है, जितना मर्जी चाहे उतना बढ़ा दो, दोनों तरफ से कोई रोकने टोकने वाला नहीं है।
आपकी मर्जी पड़े इधर चाहे जितना बढ़ा दो, आपकी मर्जी पड़े चाहे इधर जितना बढ़ा दो। तो अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर अगर मैं इस रेखा को इधर बढ़ाता हूं और इस रेखा को मैं यहां से बढ़ाता हूं तो ये दोनों रेखाएं उसी ओर मिलती हैं, उसी ओर मिलती हैं, मिलती हैं का मतलब उसी ओर प्रतिच्छेद करती हैं जिस ओर यह योग दो समकोणों से कम होता है। तो ये बेटा उसी तरफ मिलेंगी जिस तरफ तुम्हारा जो ये जोड़ था वो 180 डिग्री से कम आ रहा था, उस तरफ नहीं मिलेंगी जिस तरफ 180 से ज़्यादा होगा। तो भैया ये तो इधर की तरफ 180 से कम है तो इसलिए ये बाईं तरफ मिल रही हैं और इसको हम कहते हैं प्यारे बच्चों कटान बिंदु। इसको हम कहते हैं कटान बिंदु या इसको हम प्रतिच्छेदन बिंदु भी कह देते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो कि मैं इन्हें इधर की तरफ बढ़ाता तो क्या होता? भाई अनिश्चित रूप से बढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना है कि केवल आप बाईं तरफ से बढ़ा सकते हो। उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा है कि आप उसे अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हो दोनों तरफ से, जितना मर्जी चाहे उतना। तो अगर मैं इसको दाईं तरफ से बढ़ाता हूँ, मान लो मैंने इस रेखा को दाईं तरफ से इस तरीके से बढ़ाया और इस रेखा को मैंने दाईं तरफ से इस तरीके से बढ़ाया, तो क्या ये कभी एक दूसरे को मिलेंगी? क्या ये कभी एक दूसरे को काटेंगी? नहीं। अगर मैं दाईं तरफ से इनको बढ़ाता जाता हूं तो दाईं तरफ से इनके बीच की दूरी भी क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी दाईं ओर से क्या होती जाती है? जैसे जैसे मैं इनको आगे बढ़ाता जाता हूं इनके बीच की दूरी जो है वो भी बढ़ती जाती है। तो ये कभी नहीं मिलेंगी। अगर आप इन्हें अनंत तक भी बढ़ा देंगे तब भी ये नहीं मिलेंगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप इसे बाईं तरफ बढ़ाएंगे तो बाईं तरफ जाकर के ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिंदु पर जरूर 100% काटेंगी, मिलेंगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि भाई ये उसी ओर मिलती हैं जिस ओर इनका योग 180 डिग्री से कम होता है। यहाँ तक सारी चीज़ें सारे बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी बच्चे को? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे अब पांचवी अभिधारणा की। ये पांचवी अभिधारणा हम लोगों ने पढ़ी। अब इस पांचवी अभिधारणा के समतुल्य एक रूपांतरण है। समतुल्य का मतलब होता है कि लगभग हम कह सकते हैं बराबर ही समझो, है ना। मतलब जो यूक्लिड की अभिधारणा है पांचवी अभिधारणा, इसके जैसी ही एक बात कही गई है। अब वो किसके द्वारा कही गई है? वो बात कही गई है प्यारे बच्चों प्लेफेयर के द्वारा। किसके द्वारा कही गई है? प्लेफेयर के द्वारा। प्लेफेयर जो थे ये भी क्या थे? एक गणितज्ञ थे। प्लेफेयर जो थे ये भी एक गणितज्ञ थे। तो इन्होंने अपनी यूक्लिड जी ने जब अपनी बात बताई तो उसके बाद इन्होंने उनकी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब थोड़ा सा उसमें कह सकते हैं कि उसको एक अलग तरीके से, है ना, मतलब बात वही है। जैसे अगर ये कहा जाए कि 2 और 2 4 होते हैं तो इन्होंने भी वही बात कही कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग तरीके से कही। थोड़ा सा इन्होंने तरीका अपना जो है वो बदल दिया। अब देखो क्या कहा इन्होंने। यूक्लिड ने हमें बताया कि जब 2 सीधी रेखाओं पर एक रेखा गिरती है और उनके बीच जो अंतःकोण बनते हैं तो उनका जोड़ 180 से अगर कम होता है तो वो उस तरफ मिलती हैं जिस तरफ 180 से योग कम होता है। अब प्लेफेयर जी ने क्या बात बोली है? प्लेफेयर की बात समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर प्रत्येक रेखा L और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए कोई रेखा है हमारे पास L, देखो ये हमारे पास कोई रेखा है L, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि और उस पर न स्थित प्रत्येक बिंदु P के लिए। अब एक बिंदु P है जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, मान लो वो बिंदु यहाँ पर स्थित है। एक बिंदु कौन सा है? एक बिंदु है प्यारे बच्चों P, तो ये यहाँ पर स्थित है, ठीक है। एक अद्वितीय रेखा M ऐसी होती है जो P से होकर जाती है और L के समांतर होती है। समझ रहे हो? अब ये कह रहे हैं कि अब एक रेखा कोई तो ऐसी जरूर होगी। अब तुम्हें ये बात भी पता है कि किसी एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? बताइए। अगर आपके पास केवल एक बिंदु है प्यारे बच्चों तो उस एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? मैं अगर चाहूं तो यहां पर तमाम रेखाएं गुजार सकता हूं इस एक बिंदु से। मेरे पास एक बिंदु है और उस एक बिंदु से देखो एक रेखा ये भी हो सकती है। अब देखते जाना, ठीक है। एक रेखा ये भी हो सकती है
ठीक है, और एक रेखा ये भी हो सकती है, ठीक है, और एक रेखा ये भी हो सकती है, बिल्कुल। फिर एक रेखा देखो ये भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। फिर क्या एक रेखा ये भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। फिर क्या एक रेखा देखो ये भी हो सकती है, यस बिल्कुल ये भी हो सकती है। फिर एक रेखा देखो ये भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। तो क्या मैं अनगिनत रेखाएं बैठ के यहाँ पर खींचूंगा? नहीं, मैं अनगिनत रेखाएं नहीं खींचने वाला हूँ। आपको ये बात पता है कि अगर एक बिंदु आपके पास है तो आप उससे अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन उन अनंत रेखाओं में ध्यान दीजिए, उन अनंत रेखाओं में कोई तो एक रेखा ऐसी जरूर होगी, कोई तो रेखा ऐसी जरूर होगी जिसका नाम इन्होंने यहाँ पे क्या दिया है, एम नाम दिया है। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई तो एक ऐसी रेखा जरूर होगी जो इस बिंदु P से होकर जाएगी और रेखा L के समांतर होगी। देखो, कोई तो एक रेखा ऐसी जरूर होगी जो इस बिंदु P से होकर गुजरेगी और इसका नाम क्या होगा, इस रेखा का नाम होगा M, और जो ये क्या है, M रेखा है, ये रेखा L के क्या होगी, समांतर होगी। तो बात वही आ रही है, ये भी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा की तरह है। भाई समांतर रेखाओं की कहानी यहाँ पर बताई गई है। तो जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है उससे हमें समांतर रेखाओं का औचित्य पता चलता है। औचित्य का मतलब है कि समांतर रेखाओं का जो कंसेप्ट है वो हमारे समझ में आता है कि समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी कभी नहीं बदलती, किसी भी बिंदु पर नहीं बदलती। जब भी कभी आप किसी भी बिंदु पर निकालेंगे तो वो बराबर आएगी। जैसे रेल की पटरियां हैं, रेल की पटरियां जो है बच्चों सबसे अच्छा उदाहरण होती हैं समांतर रेखाओं का। अगर आप जानते हैं कि अगर हम रेल की पटरी की जो बीच की दूरी है उसे अगर हम कम ज़्यादा कर देंगे तो आपको पता है कि फिर रेल क्या हो जाती है, डिरेल हो जाती है। तो वही चीज़ है कि क्योंकि रेल की पटरियों के बीच की दूरी भी कभी नहीं बदलती, तो इसलिए वो भी क्या है, समांतर रेखाओं का उदाहरण है। और हम समांतर रेखाएं उन्हें भी कहते हैं, एक और परिभाषा है कि वो रेखाएं जो किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काटती वो क्या कहलाती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब जो हमने यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा पढ़ी उससे भी तो हमें यही पता चल रहा था। अगर मान लो कि देखो उन्होंने ये बोला था यूक्लिड ने कि भाई जो ये कोणों का योग है ये 180 से कम जिधर होगा उधर रेखाएं काट देंगी। पर मैं तुमसे अगर ये कहूं कि भाई ये योग 180 के बराबर आ रहा है तब क्या होगा? अगर मान लो कि इन दोनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? तो अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर हो जाएगा तो फिर कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी। एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, ये दो रेखाएं हैं और तीसरी रेखा इन पर गिर गई इस तरीके से। और जैसे ही तीसरी रेखा गिरी तो ये अंतःकोण बने। अब आपको पता है कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना आ रहा है, 180। मान लो इसको 3 कह लो, 4 कह लो, कोण नंबर 3 प्लस कोण नंबर 4 बराबर 180 डिग्री। तो अगर किन्हीं दो कोणों को, अंतःकोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये संपूरक कोण बना रहे हैं, ये दोनों कोण संपूरक हो गए। और ऐसा केवल समांतर रेखाओं के केस में ही होता है कि जो अंतःकोण होते हैं वो संपूरक होते हैं एक ही तरफ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी रेखा P है वो रेखा Q के क्या है, समांतर है। तो जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है उससे हमें जो समांतर रेखाएं हैं उसका औचित्य पता चलता है, कंसेप्ट पता चलता है कि होती क्या है समांतर रेखाएं। अगर ये जोड़ 180 के बराबर हो जाएगा तो यही रेखाएं समांतर हो जाएंगी, और अगर यही जोड़ 180 से कम रह गया तो फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, किसी ना किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देंगी, यानी कि काट देंगी। तो ये चीज़ है। आई होप कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक जो प्लेफेयर की अभिग्रहित है, जो यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा है, वो सबको समझ में आ गई होगी। तो इस एक बिंदु P से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती थी, अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती थी, लेकिन एक रेखा ऐसी ज़रूर है जो हमारी रेखा L के समांतर है बस, और जो बिंदु P से होकर गुजर रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारा प्रमेय नंबर 5.1 है। अच्छा, इस प्रमेय का कथन क्या कहता है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसको सिद्ध करेंगे। देखो मैंने आपसे पहले ही कहा कि जो अभिगृहित होती हैं, जो अभिधारणाएं होती हैं, उन्हें हम सिद्ध नहीं कर सकते,
क्योंकि वो स्वयं सिद्ध होती हैं, उन्हें सच मान लिया गया है। लेकिन जो प्रमेय होती है प्यारे बच्चों, उन्हें हम लोग सिद्ध करते हैं। लेकिन प्रमेय को किसकी सहायता से सिद्ध किया जाता है? अभिग्रहितों की सहायता से, अभिधारणाओं की सहायता से और परिभाषाओं की सहायता से सिद्ध किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रमेय को अभिग्रहित और जो अभिधारणाएं हम लोगों ने पढ़ी हैं उसी से सिद्ध करेंगे। क्या कहा जा रहा है? दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि कोई दो अलग अलग रेखाएं हैं। अब वो दोनों रेखाएं तो कैसी भी हो सकती हैं। अगर मान लो कि वो दोनों रेखाएं समांतर हैं, ध्यान दीजिए, अगर दो रेखाएं क्या हैं प्यारे बच्चों? समांतर हैं, तो क्या इनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ होगा? आप खुद बताओ मुझे, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ होगा? कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा। लेकिन अगर वही दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, प्रतिच्छेदी हैं मतलब एक रेखा ऐसे जा रही है और एक रेखा ऐसे जा रही है, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो फिर ऐसा जरूर होगा कि आपको एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिलेगा। और ये जो आपको प्रतिच्छेदन बिंदु मिल रहा है, ये बिंदु ऐसा है कि जो दोनों ही रेखाओं पर स्थित है, जो इस रेखा पर भी स्थित है और जो इस रेखा पर भी स्थित है, जो दोनों रेखाओं पर स्थित है, ये एक ऐसा बिंदु यहाँ पर है। समझ में आ रहा है सबको प्यारे बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? बता दीजिए। तो वो ये कह रहे हैं कि जब आपके पास कोई दो अलग अलग रेखाएं हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बिंदु ऐसा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, या तो ऐसा होगा कि एक भी बिंदु नहीं होगा, है ना। और अगर कोई एक बिंदु ऐसा है भी तो वो केवल एक ही ऐसा बिंदु होगा जो दोनों रेखाओं पर स्थित होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आकृति से भी आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, केवल एक ही एक बिंदु है यहाँ पर, बिंदु P, जो रेखा L पर भी स्थित है और जो रेखा M पर भी स्थित है। इसके अलावा और कोई बिंदु यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इसको आप ऐसे भी सिद्ध कर सकते थे कि मान लीजिए कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक की बजाय दो बिंदुओं पर मिलती हैं। अब ज़रा ध्यान देना, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं हैं ये एक की बजाय दो बिंदुओं पर काटती हैं, तो फिर क्या होगा बच्चों? अगर हम ये मान लेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक की बजाय दो बिंदुओं पर काटती हैं, तो तुम्हें पता है कि एक बिंदु से एक, तो दो बिंदुओं से तो फिर दो दो रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्योंकि दो बिंदु हो जाएंगे तो दो बिंदुओं से तो दो रेखाएं खींची जा सकती होंगी। मान लो Q बिंदु है और R बिंदु है, तो इससे भी एक रेखा खींची गई, इससे भी एक रेखा खींच गई। जबकि हमने जो अभिग्रहित पढ़ी थी, अभिग्रहित का मतलब तो क्या हुआ? हमने अभिग्रहित पढ़ी थी कि दो अलग अलग बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और यहाँ पर हो ये रहा है कि दो बिंदुओं से दो रेखाएं हो रही हैं, एक L और एक M। तो मतलब विरोधाभास है। ये यहाँ पर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? विरोध हो रहा है। हमने जो माना है हमारी ही बात का विरोध हो गया, ये तो हमारी बात गलत हो गई। तो इसका मतलब हमने जो माना था उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और हमने जो माना था वो हमने विपरीत माना था। इसका मतलब दो बिंदु, जो दो रेखाएं हैं, उस पर एक से ज़्यादा बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, और हमने जो है यूक्लिड की सारी अभिधारणाएं भी पढ़ ली हैं, और जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है उसके समतुल्य रूपांतरण भी हम लोगों ने पढ़ा, और हमने प्रमेय भी पढ़ी। अब हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों क्विज। तो बी रेडी फॉर द क्विज। क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, और ये रहा क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका आंसर। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताइए, अगर आपके पास केवल एक बिंदु है तो उससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। क्या ये बात सही है बच्चों? क्या ये बात सही है कि एक शांत रेखा जो है, जिसे हम रेखाखंड कहते हैं, क्या उसे हम दोनों तरफ से अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं? चलिए तो दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका जवाब होगा यस, ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये कथन जो है प्यारे बच्चों, ये कथन बिल्कुल सही है कि दो अलग अलग बिंदु, मतलब जो अगर एक शांत रेखा है तो उसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं।
फिर है कि एक बिंदु से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा असंख्य। एक बिंदु से अनगिनत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में, अगले अच्छे से सेशन में। आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और ये वाली क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।